Jai Hind students, today we will study very first chapter of physics class 9 मोशन। आज हमें स्टडी करना है फिजिक्स के पहले चैप्टर मोशन का। बट फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know about physics. What is physics? Physics is a branch of science which deals with the study of natural phenomena. फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फिनोमेनन को स्टडी करते हैं। नेचुरल फिनोमेना मतलब नेचुरल इवेंट, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास कोई भी नेचुरल जो इवेंट हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है, इसका जो स्टडी हम करते हैं वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है, फिजिक्स में किया जाता है। तो नेचुरल फिनोमेना जैसे रात का होना, दिन का होना, ठीक है, किसी चीज का गर्म होना, ठंडा होना, सुबह के टाइम सन सब रेड होता है, रियल में वो रेड नहीं होता है, वो हमें सिर्फ अपीयर होता है। ऐसे जितने भी फिनोमेनन हैं वो आते हैं फिजिक्स के अंदर में। तो ठीक है, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ओके, और इसके बाद हमें पढ़ना होगा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज all those quantities are called physical quantities which can be measured. ऐसे जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब मेजर करने का ये मतलब नहीं कि हम स्केल से भी मेजर कर सकते हैं उसको। जैसे लेंथ हो गया, स्केल से मेजर हो जाएगा। किसी चीज की ब्रेड्थ हो गई या ग्रेथ हो गई, वो स्केल से मेजर टेप से मेजर कर सकते थे। फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। और वेट, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? किलोग्राम में। ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू बी एक्सप्रेस्ड। ओके, आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, and all those physical quantities which requires magnitude as well as direction are called vector quantities. ऐसे physical quantities जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसके बारे में बताने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे इस मार्कर की लेंथ कितनी है, हमने स्केल से मेजर किया और हमको पता चलता है कि इसकी लेंथ कितनी है, सपोज 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये 9, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये इसका मैग्नीट्यूड है। और ये जो सेंटीमीटर, मीटर, केजी, लीटर, ये सब क्या है? यूनिट्स हैं। ये इसके यूनिट हैं। ठीक, ओके। अच्छा, बेसिकली हमने इस मेजर की क्या मेजर की है? इस मार्कर का क्या मेजर किया है? लेंथ। तो ये जो यूनिट है सेंटीमीटर, ये किसकी यूनिट है? लेंथ की। अभी हम आते हैं और यूनिट्स पर। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है वो मैग्नीट्यूड है, और उसके पीछे सेंटीमीटर, मीटर, केजी जो भी लगा है वो उसका यूनिट है। यहाँ पर आप एक नोट लिख लीजिए
देखो काटो कैसे दिया हुआ है रहेगा पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज gets changed कब? with the change in direction। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज गेट्स चेंज विद द चेंज इन डायरेक्शन। मतलब अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो जो भी मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगी। ऐसा किस क्वांटिटी के साथ होगा? वेक्टर के साथ, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। और स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज करने पर नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? डायरेक्ट उस पर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं, और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। वेक्टर और स्केलर के देखो, स्पीड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी। दोनों की हम v से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। दोनों का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट स्पीड स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन चेंज होने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज करने पर उसकी वैल्यू चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। दूसरा एग्जांपल आता है, देखो अब इसमें स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। आपसे अगर पूछता है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी while vector is a velocity is a vector quantity। Speed does not change its magnitude on changing direction, while velocity changes its magnitude on changing in direction। जैसे आपको लिखा हो कि कोई वैन है जो 50 km/h के स्पीड से जा रही है। ठीक है, 50 km/h के स्पीड से ये चल रहा है, तो इसकी ये स्पीड है। और वहीं पे अगर कहें कि ये बस A एंड बस B इज मूविंग विद a स्पीड ऑफ 50 km/h टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर उसमें डायरेक्शन भी दे दिया कि किस डायरेक्शन में हो जा रहा है, तब ये जो 50 km/h है, यहां पर ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। और यहां डायरेक्शन नहीं गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है? मीटर। हाँ, इनको हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एस से, और इसको भी स्मॉल एस से। अर्लियर क्लासेस में आपने देखा होगा डिस्टेंस को डी लिखते हैं, लेकिन डी नहीं लिखना है, एस लिखना है। आप जरा समझो, देखो इसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज होने पर वैल्यू चेंज कैसे होगी। सपोज
कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स ईस्ट, सपोज ये 5 km, नो 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 नो, ये देखो 3 मीटर इधर गया, इसके बाद यहां से ये मुड़ गया 90 डिग्री पर, ठीक है, ये आ गया 4 मीटर इस डायरेक्शन में, ये रहा इसका एंड पॉइंट, यहां आके रुक जाता है, ठीक। आप ध्यान से देखना, डिस्टेंस की जो डिफिनेशन होती है ना, वो क्या होता है, डिस्टेंस की जो डिफिनेशन है ये होती है मेजर ऑफ एक्चुअल पाथ, measure of actual path taken by a moving object, taken by a moving object। और वहीं पर डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या है, मेजर ऑफ, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को ध्यान से समझना। सपोज ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, ध्यान से देखो, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट होता क्या है, जहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करे वो इनिशियल पॉइंट, और जहां जाके लास्ट फाइनली जहां जाके रुकता है वो फाइनल पॉइंट, ठीक है। अभी देखिए डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, एक्चुअल पाथ का मेजर कर लो, यहां से इधर गया 3 और यहां से इधर आया 4, तो डिस्टेंस हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस कितना मिला, 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल्स टू 7 मीटर, ये आ गई डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या निकालना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये AC डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो क्या है, AC मेजर कर लो, A to C ये कितना है ये मेजर कर लो। अच्छा, आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम से AC इक्वल टू क्या आएगा, AC इक्वल टू क्या आएगा भैया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 16 इक्वल्स टू अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5 मीटर। अब देखो डिस्टेंस कितना आ रहा है 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 5 मीटर। अच्छा, अगर यही केस ऐसा नहीं होता है ना, देखो ध्यान से समझना, अगर यही केस ऐसा होता, पहले पॉइंट P से स्टार्ट कर रहा है ये चलना, 3 मीटर ट्रैवल कर रहा और उसका फिर उसी डायरेक्शन में 4 मीटर ट्रैवल करता, P से Q, Q से R, क्लियर। तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा 3 प्लस 4 7 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस वो भी 7 मीटर ही आएगा। देखो ध्यान से समझो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था और उसी डायरेक्शन में फिर आगे चला गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ, है ना, वैल्यू वही है। डिस्टेंस का तो खैर चेंज होता ही नहीं, चाहे डायरेक्शन चेंज हो या ना हो। यहाँ पर देखिए 3 मीटर इस डायरेक्शन में, फिर 4 मीटर डायरेक्शन उसका चेंज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको अगर हम लेक्चर देखेंगे तो साउथ डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड चेंज, देखो यहाँ पर भी डिस्टेंस 7 है, इस केस में भी डिस्टेंस 7, डायरेक्शन चेंज करने पर भी डिस्टेंस वही रह गया, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 7 का 7 ही रह गया, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं, डायरेक्शन चेंज होने पर उनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। और वहीं पर
वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। यहाँ पर देखो डायरेक्शन चेंज नहीं था तो 7 मीटर आया, और यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये कितना आया है? 5 मीटर। ओके, अभी देखिए यहां पर आपसे जनरली क्या होता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जनरल कंडीशन में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। ऐसा क्यों? देखो, हम चाहे हम मूव कर रहे हो ऑन फुट, पैदल मूव कर रहे हो, या किसी बाइसिकल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, या बस से, ट्रेन से, किसी से भी जा रहे हो, तो नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है ना। घर से स्कूल आना हो उनको तो रास्ते में कई टर्न पड़ते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट तो हम नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कई बार हमारा डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक, तो देखो इस नॉर्मल कंडीशन में, चलो जैसे आपका यहाँ पर होम है और यहाँ पर स्कूल है, ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल सीधा रास्ता बना सकते हो, किसी की खेत से, किसी के घर से होते हुए आओगे, नहीं। अगर हमारा रोड ऐसा है और कहीं पर भी रोड जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गई है ना, कहीं ना कहीं टर्न बीच में रहता है, तो देखो ये डिस्टेंस होगा, जितना भी डिस्टेंस, चलो ऐसे कर्व में तो अभी आपके सिलेबस में नहीं आएगा। सपोज ऐसा 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 करके हम स्कूल पहुंच रहे हैं, 4 5 3 4 है, तो डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया टोटल? 4 4 8 और 8 16 मीटर का डिस्टेंस या किलोमीटर का जो भी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये, अब ये सिंपल सी बात है, 16 से कुछ ना कुछ कम ही होगा। तो नॉर्मल कंडीशंस में डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। अच्छा, बट एक कंडीशन ऐसी है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, ये कंडीशन आपको दिख रही होगी, डिस्टेंस भी 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 7 मीटर। कब? जब मूविंग ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल कर रहा है, उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होंगे? इक्वल आएंगे। ठीक है, एक पॉइंट और यहां पर आपको नोट करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट may be 0 but distance never be 0 है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा। इसका एग्जांपल ऐसे लो, कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना शुरू करे, पॉइंट ए से 2 मीटर इस डायरेक्शन में जाए, फिर सपोज 3 मीटर इस डायरेक्शन में आए, फिर फाइनली यहीं ए पर आ जाए, ए से बी एंड बी टू सी एंड सी टू ए, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ए पर आ गए। अब ध्यान से देखना, इसका यही इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है। यहीं से चलना स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट और वहीं पे आके रुक गया फाइनल पॉइंट, है ना। इनिशियल पॉइंट क्या है? जहां से कोई मूव करना स्टार्ट करता है। फाइनल पॉइंट कहां है? जहां पे वो आके स्टॉप करता हो। तो ए यहां से चला बी पे, बी से सी और सी से फिर ए पर आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए इसके। ठीक, अब देखो डिस्टेंस कितना? 2 + 3 + 5, डिस्टेंस 10 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट कितना? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 0 मीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है किस कंडीशन में? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जहां से मूव करना शुरू करे वहीं पर आके स्टॉप कर दे, तो भैया डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर। ठीक है,
वेक्टर क्वांटिटी का एक और एग्जांपल जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना ही होगा वो है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटीज है और इसको हम लेटर कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद देखो वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर हमेशा एक एरो लगा होता है। एरो का मतलब वो डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब जरा आप इसको समझो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, कैसे फोर्स। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है फोर्स का वो है न्यूटन। अगले चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे इसका, न्यूटन। अब आप देखिए क्या फोर्स को बताने के लिए कि कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसमें डायरेक्शन बताना जरूरी है कि नहीं। मान लो ये एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, ये इसका डोर, ये इसका हैंडल जिसको कि पकड़ के हमें ओपन करना होगा, ठीक। अब हमने फ्रिज कभी देखा नहीं है या ऐसी कोई भी चीज जो हिंज से अटैच हो, ओपन हो सकती हो, क्लोज हो सकती हो, हमने कभी ऐसा चीज कोई नहीं देखा, हमको नहीं पता। पहली बार हमें ऐसी चीज कोई देखने को मिली और कोई हमसे कहे कि इस पे आप 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो ये फ्रिज का जो डोर है ओपन हो जाएगा। 5 न्यूटन से कम का फोर्स अप्लाई करोगे तो ओपन नहीं होगा, कम से कम आपको 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होगा। चलो हम आ गए, 5 न्यूटन का फोर्स इसको लगा रहे हैं, पकड़ के इसको उधर धकेल रहे हैं अंदर की तरफ, हमको डायरेक्शन नहीं पता है ना किधर लगाना है, तो ये ओपन नहीं होगा। हाँ, जब आपको ये बताया जाएगा 5 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ लगाओ, इसको पुल करना है, पुश नहीं करना है, ठीक, तब हम 5 न्यूटन के फोर्स से इसको पुल करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। मतलब फोर्स के लिए डायरेक्शन जरूरी है। तो फोर्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक, और वो क्या है? मोशन। मोशन मीन्स होता है मूवमेंट। मूवमेंट आपको पता ही होगा, ठीक है। मूवमेंट कब है? कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब है, आप ये कैसे बताओगे? मोशन में कब आएगा? जब क्या होगा उसके साथ? चेंज इन पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हुई है तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है, अदरवाइज वो रेस्ट में है ना। मोशन के 2 स्टेट्स, एक तो मोशन और दूसरा होता है रेस्ट। मोशन मतलब अगर वो मूव कर रहा है तो मोशन में है, रेस्ट मतलब अगर वो स्टॉप है तो रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन हम कैसे पता लगाते हैं? ऐसा नहीं, नॉर्मल लाइफ में तो कोई चीज देख लेंगे हम, चल रही है तो मोशन में है, नहीं चल रही है तो रेस्ट में है। लेकिन फिजिक्स में इसकी डिफिनेशन क्या है? मोशन, देखो मोशन क्या है? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, ठीक है, if a body changes its position with respect to some reference point, अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बताते हैं आपको। with the चेंज इन टाइम, भाई टाइम आपको पता हमेशा चेंज होता रहता है, टाइम स्टॉप होने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आ रहा हो, लेकिन कैसे? विद सम रेफरेंस पॉइंट, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर चला जाए और थोड़ी देर बाद यहां पर आ जाए, टाइम बीता, ये यहां से यहां गया, ठीक है। अब बताओ आप कैसे? यहां था फिर यहां आ गया, ये ऑब्जेक्ट अभी यहां था
जब यहां पहुंच गए तो यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएं इसका पोजीशन चेंज हुआ? पोजीशन चेंज कैसे होगा? उसके लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट हमारा होना चाहिए, और वो रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक, वो मोशन में नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, यहां आपका एक लड़का है, खड़ा है, जिसका नाम है ए, और दूसरा लड़का यहां पर खड़ा है जिसका नाम है बी। चलो यहां थोड़ा दूर कर लेते हैं। पोजीशन का मतलब है ना दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये चलो हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट पर है। रेस्ट मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। देखो अभी इनके बीच में ये डिस्टेंस इतनी है, और हो सकता है कुछ टाइम बाद अगर ये मूव कर रहा है बी, यहां पर पहुंच जाएगा। अब इनके बीच का डिस्टेंस इतना हो गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये यहां पर आ जाए, अब इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया। देखो पोजीशन ना हम ऐसे ही निकालेंगे, बी का ए के रेस्पेक्ट में, बी को हम ए से देखेंगे ए के रेस्पेक्ट में, तो इनके बीच का डिस्टेंस इतना, फिर उसी बी का ए के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस ये हो गया, ये हो गया चेंज। ये पोजीशन चेंज हो रहा है, ऐसे मेजर करोगे। मोशन थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए चेंज इन पोजीशन, उसके पोजीशन में चेंज आना चाहिए, लेकिन हम कहां से पता लगाते हैं? किसी रेफरेंस पॉइंट से। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट यहां पर एक ए है, ठीक। अच्छा, अब इसमें आप नोट लगाएंगे। नोट में आप क्या लिखोगे? मोशन क्या है? मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब क्या है? जब तक हम जो भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेट करके हम नहीं देखेंगे, तब तक हम श्योरली नहीं कह पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है या रेस्ट में है, ठीक है। यहां पे बताया आपको, चलो बी मूव कर रहा है, अगर कोई और ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है जिससे बीच का डिस्टेंस हम देखेंगे, डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, या डिस्टेंस कम भी होगा तो वही पोजीशन चेंज हो रहा है, तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे रिलेट करके हम इसको बताएंगे बी को, है ना, कि इसके बीच का अभी डिस्टेंस इतना था, अभी इतना हो गया, अब इतना हो गया, तो पोजीशन चेंज हो रही, मतलब बी मोशन में है, लेकिन बी ए के रेस्पेक्ट में मोशन है। अब कहीं अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते, मान लो यहां सी, बी ए के रेस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन बी सी के रेस्पेक्ट में हो सकता है मोशन में हो या ना हो, मतलब चेंज हो सकता है ना, आइडिया बिल्कुल चेंज हो सकता है। अच्छा, जो इसको देख रहा है उसको कहते हैं ऑब्जर्वर। देखिए रिलेटिव क्वांटिटी है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक नया वर्ड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है अभी बताते हैं आपको एग्जांपल से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब देखिए मोशन इन दोनों ही पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। किससे? ऑब्जर्वर से पर भी डिपेंड करेगा और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप देखिए ऑब्जर्वर कौन है? जो किसी ऑब्जेक्ट को ध्यान से देख रहा कि वो मूव कर रहा है या नहीं, वो ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर ए है। एक अच्छा सा एग्जांपल लो जिससे कि आपकी सारी कंफ्यूजन हो जाए दूर मोशन को लेकर के। चलिए देखिए, ये है हमारा भैया रोड, ठीक। और यहां है बस स्टॉप, यहां पर है बस स्टॉप, और इस डायरेक्शन से एक बस आ रही है, ठीक है।
चलो, एक बस इस डायरेक्शन में मूव करते हुए बस स्टॉप की तरफ आ रही है, ठीक है। यहां एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी, दो लोग इस बस में बैठे हुए हैं, ड्राइवर को हम नहीं देख रहे हैं, छोड़ो, दो लोग इस बस में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, थोड़ी देर बाद थोड़ा और बड़ा करके बनाएं, हाँ देखिए, ये रहा हमारा बस स्टॉप और ये है बस, यहां से ये मूव कर रही है, थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगी, थोड़ी देर बाद यहां, ठीक है। और यहां एक लड़का खड़ा है बस स्टॉप पर, एक बच्चा क्या कर रहा है, जो है सी, बस का वेट कर रहा है कि कब बस आए और वो भी बस में बैठ के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। तो ध्यान से देखो, जब हम इस सी को ऑब्जर्वर मान लेते हैं, ऑब्जर्वर अगर हमारा सी है, बस को नोटिस कौन कर रहा है, बस को देख कौन रहा है, सी, कि बस अभी यहां थी, अभी सपोज इस पॉइंट पे बस है, पॉइंट पी पर, और ये बच्चा यहां पर है पॉइंट क्यू पर, ठीक। तो बस के बीच और इस बच्चे के बीच इतना डिस्टेंस है, बहुत अच्छे। थोड़ी देर बाद बस यहां पहुंच गई आर पर, अब बच्चे सी और बस के बीच का डिस्टेंस ये रह गया, देखो पोजीशन चेंज हो रहा है ना। सी के रिस्पेक्ट में बस का जो पोजीशन है, टाइम चेंज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब सी के अकॉर्डिंग ये बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्लियर, ठीक। अच्छा, वहीं से आप फिर से ऐसे भी देख सकते हो, बी उसको दिखेगा, अगर शीशे से मान लो दिख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि ये जो बी एक लड़का इसमें बैठा है, अभी यहां है, थोड़ी देर बाद यहां आ गया, मतलब बी की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ऑब्जर्वर सी है, सी को ऑब्जर्वर मान रहे हैं, तो बस का डिस्टेंस, सॉरी बी का जो है डिस्टेंस या पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब बी मोशन में है। ए को भी वही कहेगा, ये अभी ए यहां है, थोड़ी देर बाद यहां आ गया, पोजीशन चेंज, तो ए भी मोशन में है। जब हमने ऑब्जर्वर सी को बनाया तो ए भी मोशन में है और बी भी मोशन में है। लेकिन अगर हम तुमसे कहें भैया ऑब्जर्वर ए को बना दो, बी को बना दो, है ना, देखो ऑब्जर्वर का मतलब जो नोटिस कर रहा है, सी से आप पूछो तो क्या कहेगा, बी मोशन में है, बस के साथ साथ वो भी मूव कर रहा है और बी मूव कर रहा है मोशन में। अब तुम बी से पूछ लो ए के बारे में कि क्या ए मूव कर रहा है, तो बी का आंसर क्या होगा, नो। बी का आंसर होगा नो, ए इज नॉट इन मोशन बट इट इज एट रेस्ट। क्यों, देखो ए और बी का बीच का डिस्टेंस ये रहा, अभी 5 मिनट बाद वही डिस्टेंस, 10 घंटे बाद भी वही डिस्टेंस, क्योंकि दोनों अपने अपनी सीट पर बैठे हैं, है ना। देखो बी से पूछोगे कि ए मूव कर रहा है कि नहीं, तो बी तो कहेगा नहीं भैया, ए रेस्ट में है, मोशन में नहीं। और वही बात सी से पूछ लो तो सी कहेगा नहीं, बी मोशन में है, अभी यहां था फिर यहां आ गया, ठीक। अच्छा, ऑब्जर्वर ए को बना दो और बी के बारे में पूछो तो ए भी कहेगा कि बी रेस्ट में है, लेकिन सी से पूछो तो सी कहेगा बी मोशन में है, मतलब कंफ्यूजन। किसकी बात को माने, किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। ए कह रहा है बी रेस्ट में है, सी कह रहा है बी मोशन में है, बी कह रहा है ए रेस्ट में है और सी कह रहा है कि नहीं भैया ए भी मोशन में है। किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, तो कोई सच्चा कोई झूठा नहीं है। इसीलिए मोशन क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक। मतलब क्या हुआ, अगर हमने ऑब्जर्वर चेंज कर दिया तो हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, हो सकता है वो मोशन से रेस्ट में आ जाए,
ऐसा तो है नहीं कोई चीज मूव कर रही है और रुक जाएगी, नहीं, किसी के देखने से, ठीक है। सिर्फ हमारा जो है आंसर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स चेंज हो जाएगा। भैया सी कह रहा है कि बी मोशन में है, अकॉर्डिंग टू सी बी इज इन मोशन, है ना। अकॉर्डिंग टू सी बी इज इन मोशन, बट अकॉर्डिंग टू ए बी इज एट रेस्ट। किसकी बात सही किसकी बात गलत, कोई बात नहीं, दोनों सही है। तो मोशन क्या है, एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। और ऑब्जर्वर भी हमारा वही ऑब्जर्वर हमारा क्या है, जो हमने आपको डिफिनेशन में बताया था, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक। अच्छा, कई बार होता है ऑब्जर्वर के चेंज करने से रिजल्ट नहीं चेंज होता है। जैसे यहां पर एक बच्चा और खड़ा होता डी, अब चाहे आप सी से पूछो चाहे डी से पूछो, दोनों ही कहेंगे कि ए मोशन में है और दोनों ही कहेंगे कि बी भी मोशन में है, ठीक। तो सी का भी वही आंसर, डी का भी वही आंसर। अब बात यहां आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक। देखो ये दोनों कहां खड़े हैं, बस स्टॉप पर खड़े हैं, ठीक। तो डी एंड सी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बस स्टॉप। देखो फॉर डी एंड सी फ्रेम ऑफ क्या है, बस स्टॉप, है ना। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं चेंज कर रहे हैं तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। जो एक का आंसर होगा वही दूसरे का आंसर होगा, जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहां मान लो एक बच्चा और बैठा है ई, ठीक है। अब आप बी से पूछो ए मोशन में है कि रेस्ट में, बी कहेगा रेस्ट में। ई से पूछो कि ए मोशन में है या रेस्ट में, ई भी कहेगा कि ए रेस्ट में है। देखो यहां पर हमने ऑब्जर्वर चेंज किया लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस तीनों का ही ए बी एंड ई तीनों का ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बस है, ठीक। तीनों ही एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो तीनों का आंसर, दोनों का आंसर चेंज नहीं होगा। कई बार ऑब्जर्वर चेंज करने से भी आंसर चेंज नहीं होता है, वो क्या कंडीशन होगी कि उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होगा। चलो यहां से नहीं क्लियर हुआ, अब बात करते हैं क्या आपको आपका ये जो बोर्ड है ये मोशन में है, जो देखो बोर्ड मोशन में है या रेस्ट में है। चलो जिस कमरे में जिस घर में मैं हूं वो घर मोशन में है या रेस्ट में है, आपका घर मोशन में है रेस्ट में है, स्कूल ट्रीज ये सभी क्या, हम तो सिंपली कहेंगे भैया ये रेस्ट में है ना। हम सबका आंसर होगा कि कोई भी हाउस, चाहे वो मेरा हो या आपका किसी का भी हो, प्लांट्स, है ना, ये सब क्या है, रेस्ट में है। किसी बिना पढ़े लिखे से भी पूछ लो चल रहा है कि नहीं, तो कहेगा अरे पागल हो गया, घर नहीं चलता है क्या, ठीक। देखो तो हमारा तो आंसर होगा रेस्ट में। अच्छा आप बताओ ऐसा कौन सा इंसान होगा जो कह देगा कि नहीं भैया आपका घर रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। किसी का घर, हम सब लोग तो कहेंगे रेस्ट में है, ऐसा कौन सा इंसान होगा जो कहेगा कि आपका घर रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। अभी कहते कोई पागल ही कहेगा, नहीं। देखो आप ध्यान से समझना, हम हैं अर्थ पर, ठीक है, हम लोग किस पे हैं, अर्थ प्लैनेट पर हैं, बिल्कुल सही बात। हमारा घर यहां है, आपका घर यहां है, मैं अपने घर के पास यहां खड़ा हूं, ठीक है, आप अपने घर के पास यहां खड़े हो। मैं देख रहा हूं मेरा घर रेस्ट में, आप देख रहे हो आपका घर रेस्ट में, ठीक। या अगर दोनों लोगों का घर पास पास में है, हम यहां पर हैं, आपके अकॉर्डिंग आपका घर रेस्ट में और मेरा घर भी रेस्ट में, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग मेरा घर और आपका घर रेस्ट में, ठीक। लेकिन अभी यहां कोई दूसरा प्लेनेट हो और ये स्पेस है ना। अब इस एस्ट्रोनॉट से पूछो जो स्पेस में खड़ा इंसान है,
एस्ट्रोनॉट से पूछ लो, मेरा घर कहेगा आपका घर मोशन में है, और आपके घर को भी कहेगा मोशन में है, तो क्या ये पागल है? नहीं। देखिए हम सबको पता है अर्थ मूव करती है ना, अपने एक्सिस पर भी ऐसे घूम रही है, ठीक है, अपने एक्सिस पर भी, जिसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन, रोटेशनरी मोशन। और सन के चारों तरफ, मान लो यहाँ सन है, छोटा हो गया लेकिन सन बहुत बड़ा, ये इसके चारों तरफ भी घूम रहा है ना। सन थोड़ा छोटा कर रहे भाई, इस जगह नहीं है, देखो सन वैसे बड़ा है। अभी अर्थ यहाँ है, थोड़ी देर बाद अर्थ यहाँ आ गई, थोड़ी देर बाद अर्थ यहाँ जाएगी, सन के चारों तरफ राउंड लगाने हैं इसको। और ये एस्ट्रोनॉट यहाँ पर रुका हुआ है, यहां से देखा आपका हाउस मेरा हाउस यहाँ, और थोड़ी देर बाद आपका हाउस और मेरा हाउस यहाँ, इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, पोजीशन चेंज हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा घर भी आपका घर भी सब क्या है, मोशन में है, पूरी अर्थ ही मोशन में है। और जनरली इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रेस्ट में है, ठीक, सारी चीजें मूव कर रही हैं, हमको पता लगे या ना लगे, ठीक, हम उस बात को फील कर पाए या ना कर पाए, अलग बात। तो देखो मेरा और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ, यहां पर, ठीक है। इस केस में चाहे मेरा हो या आपका हो या अर्थ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ। तो अर्थ पर जितने लोग हैं उनसे पूछे वो किसी का घर, तो रेस्ट में बताएगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दो, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया है, स्पेस या कोई अदर प्लेनेट, ठीक है, मून, कुछ भी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया तो नजरिया बदल गया, आंसर बदल गया। हम लोग अर्थ पे खड़े होकर कहेंगे कि किसी का भी हाउस क्या है, रेस्ट में, और प्लेनेट चेंज कर लो, दूसरे प्लेनेट पर चले जाओ, या किसी सैटेलाइट मून पे चले जाओ, या स्पेस में चले जाओ, वहां से किसी से पूछो, वो कहेगा नहीं भैया आपका घर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो मोशन में, ठीक। तो मोशन में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ऑब्जर्वर चेंज करने से कई बार आंसर चेंज हो जाएगा, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिजिक्स में ना लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है या उसका वेट कितना है, ठीक है। अब जैसे हम इसको मेजर कर लें 5, इसको मेजर कर लें, इसका वेट मेजर कर लें सपोज 50। अब 5 क्या 50 क्या, है ना। तो लेंथ को मीटर में और इसको खैर 50 kg का नहीं होगा, 50 ग्राम हो सकता है, ठीक। अब इसके लिए ना साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया था। फर्स्ट सिस्टम जो था वो था MKS। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि किसी भी चीज का जो हम लिखें, जैसे देखो आप ध्यान से समझना, इस मार्कर की लेंथ कितनी, मैंने कहा 9 सेंटीमीटर, और किसी ने कह दिया नहीं 90 मिलीमीटर, है ना। तो दोनों का आंसर सही है। इसने सेंटीमीटर में मेजर किया एक ने, और दूसरे ने मिलीमीटर में मेजर किया। तो आप बताइए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, कोई कहे 9 कोई कहे 90, इससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया कि देखिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे तो उसका यूनिट क्या रखेंगे, है। तो लेंथ मीटर किसके लिए है, लेंथ के लिए, लेंथ का यूनिट मीटर, और वेट का यूनिट किलोग्राम, एंड टाइम का यूनिट सेकेंड। तो और उस सिस्टम को दे दिया MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, कि सभी लोग यही बोलोगे, है ना।
अच्छा, जैसे देखो लेंथ की कई सारी यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर और उससे भी बड़े बड़े हैं। यहां हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट की, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट की बात हो रही है, स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहां से आपको लिखना चाहिए लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, वेट का स्टैंडर्ड यूनिट केजी एंड टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड। केजी की भी छोटी यूनिट है और बड़ी यूनिट है, वेट के और भी है और टाइम का भी और है। सेकेंड के अलावा क्या हो सकता है, आवर हो सकता है, मिनट हो सकता है ना। और खैर रुको, एक सिस्टम ये बना था, दूसरा सिस्टम क्या बना था, MKS देखो लेंथ, वेट एंड टाइम। कहीं के साइंटिस्ट लेंथ को मीटर में मेजर करते थे, तो कहीं के साइंटिस्ट लेंथ को सेंटीमीटर में, कहीं के साइंटिस्ट वेट को केजी में, तो कहीं अदर कंट्री के साइंटिस्ट वेट को ग्राम में मेजर करते थे, टाइम को दोनों सेकंड में मेजर। एक यूनिट और था FPS, फुट पाउंड सेकेंड, लेंथ का, वेट का एंड टाइम का। ठीक, तो किसी अदर कंट्री के साइंटिस्ट या लोग लेंथ को फुट में मेजर करते थे, वेट को पाउंड में एंड टाइम को सेकंड में। अब जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया, है ना, एक कंट्री वाले अपनी नॉलेज दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट को शेयर करने लगे। ठीक, तो ये कहे भैया हमारा इतना फुट का, और वो कहे उतना मीटर का, वो कहे उतना सेंटीमीटर का, कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सभी देश के साइंटिस्ट ने मिलकर यह डिसाइड किया कि एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाइए, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको कि सभी कंट्री वाले फॉलो करेंगे। हम कहें तो वही बात हो, आप भी कहो तो वही बात हो, कोई चेंज ना आए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इंटरनेशनल सिस्टम इन्होंने बनाया SI सिस्टम। कहीं SI सिस्टम लिखा मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम उल्टा लिखा और कोई बात नहीं। और देखो SI सिस्टम किसको बनाया गया, इसी MKS को ही बना दिया गया, अलग से कुछ नहीं रखा गया। सबने कहा अब सभी लोग MKS को ही फॉलो करेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री के साइंटिस्ट हो, किसी भी कंट्री के पर्सन हो, SI को ही फॉलो करेंगे। यही इंटरनेशनल सिस्टम आ गया। MKS लेंथ को मीटर में, वेट को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में मेजर करना है। ठीक, ये आ गया आपका SI सिस्टम। चलो भैया, अभी देखिए स्पीड की बात हम कर चुके हैं, जरा बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। ठीक, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड की जरूरत कब पड़ेगी, देखिए जैसे या फिर एवरेज स्पीड बाद में बताएं आपको, मोशन और यूनिफॉर्म मोशन।